हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कृति उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच कृति, आपके जो टाइम दिया हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। बिल्कुल कमर भाई, बहुत अरसे बाद फिर से हम लोग साथ आए हैं, तो हमेशा मज़ेदार रहता है आपसे बातचीत करना। थैंक यू, थैंक यू। कृति, क्योंकि यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और बहुत सारा काम कर रही है इस हवाले से, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे इंडिया और अमेरिका के जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स भी हैं, बायलैटरल अरेंजमेंट्स भी हैं, तो ज़रा उनसे समझूं कि एक कहा जाता है कि जी अमेरिका और इंडिया जो है वो एक डिजिटल हैंडशेक मिला रहे हैं और डिजिटल हैंडशेक कर रहे हैं। तो कृति, हमें ये ज़रा बताएं कि ये इतनी बड़ी ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी है, सो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस, ये जो डिजिटल कोऑपरेशन है, ये जो डिजिटल हैंडशेक है, आप वॉशिंगटन में बैठी हुई हैं, आप कैसे देखती हैं इंडिया और अमेरिका का जो डिजिटल कोऑपरेशन है? इस पे हमें जरा एक ओवरव्यू काइंडली हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल चीमा भाई, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात की है। देखिए, हम लोग जब भी कहते हैं यूएस इंडिया रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कहते हैं पीपल टू पीपल टाइज़ पे आधारित है ये रिलेशनशिप, यानी लोगों पर आधारित है ये रिलेशनशिप। मेरा मानना है कि लोगों पर नहीं, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित, तकनीक पे आधारित रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री देखें यूएस इंडिया रिलेशनशिप की, जो पहला इंडियन निकला था और यूएस आए थे, तो वो क्यों आए थे? वो आए थे आईआईटी से मैसाचुसेट्स में पढ़ने। ये पहले जो 3 वेव्स हम कहते हैं इमिग्रेशन की जो हुई, वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण हुई। जब यूएस ने स्किल्ड लेबर को अलाउ किया इमिग्रेट करने के लिए, तो 70s से बहुत होर्ड्स में इंडियंस आए और आते रहे। आज भी यदि आप देखें, तो जब भी हम बात करते हैं यूएस इंडिया की, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बैक ऑफिसेस की बात करते हैं, जो पावर कर रहे हैं यूएस में इनोवेशन, जो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सिलिकॉन वैली को। जब आप सिलिकॉन वैली की बात करें, तो आप देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा बात होती है, वो बात होती है इंडियन सीईओज़ की, इंडियन एनर्जी इंजीनियर्स की। तो मेरे ख्याल में ये पूरा का पूरा जो यूएस इंडिया का रिलेशनशिप है, वो मेरे ख्याल से साइंस और टेक्नोलॉजी का ही रिलेशनशिप है। और मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना चाहिए। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है, यूएस इंडिया की स्ट्रेंथ, वो टेक्नोलॉजी है और उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। अब दरअसल बात क्या हुई कि जो भी यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, वो पूरा का पूरा लोगों से ही या इंडस्ट्री से इवॉल्व हुआ है। गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम ही रहा है। तो आप ये सोचिए, यदि दोनों गवर्नमेंट जो हैं डिजिटल हैंडशेक करती हैं, दोनों एक तरीके से शेपर्ड करती हैं इस रिलेशनशिप को, तो आप जहाँ हैं उससे भी कहीं आगे आप कैटापल्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि बस अब पीपल टू पीपल नहीं, इसे अब एक गवर्नमेंट ब्लेसिंग भी देनी होगी, और इसीलिए डिजिटल हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल भी बहुत है। लेकिन जैसे हमारे व्यूअर्स और सब जानते हैं कि इस समय डिजिटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हैं, चाहे वो डेटा लिक्वलाइजेशन में हम दोनों के अंतर्मत हों, या फिर डिजिटल इकोनॉमी को हम दोनों कैसे सोचते हैं उसमें अंतर्मत हो। तो कई चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कृति, हमें ये बताएँ कि अभी रिसेंटली हमें इस चीज़ का भी पता चला कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी बना। फ्रेमवर्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका के और इंडिया के। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। असल जो बेसिक बेसिक मसला इंडिया और अमेरिका के दरमियान है, दैट इज़ ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। और जिसमें पर्सनल, नॉन पर्सनल डाटा को लेकर है, ई-कॉमर्स कंपनीज़ के हवाले से। हालाँकि इंडिया में तकरीबन 100 स्टार्टअप जो हैं, दे हैव बीन वैल्यूड ओवर $1 बिलियन। सो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये आप कहाँ देखती हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, पर्टिकुलरली इन दिस टेक फील्ड? मेरे ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट जो है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब आगे और भी कम होने की कगार पर है। और इसलिए क्योंकि आप देखें, जब आपकी इतनी इंटेंस कोलैबोरेशन ऑलरेडी चल रही है, तो आप उसमें बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उसे रोकने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, अभी इंडस्ट्री और पीपल टू पीपल टाइज़ में और बिज़नेस टू बिज़नेस टाइज़ में वो अपने आप अपनी गति से चल रहा है। हमें प्रॉब्लम्स अभी कहाँ आ रही हैं? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स में। एक तरफ इंडिया है जो थोड़ा यूरोप के जीडीपीआर की तरफ जा रहा है,
यूएस का मत थोड़ा दूसरा है डेटा लोकलाइजेशन में। उसी तरह अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, इंडिया की अपनी चैलेंजेस हैं, इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, उसे डेवलप फुल तरीके से बनना है, इसलिए थोड़े बहुत प्रोटेक्शंस भी उसकी कंपनीज को ज़रूरी हैं। इसीलिए जब हम आज ई कॉमर्स की बात करते हैं, जब हम ओपन नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स कंपनीज की बात करते हैं, ओएनडीसी, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओएनडीसी जिसे कहा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत डर आ जाता है यूएस कंपनीज में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायलॉग। यूएस इंडिया साथ आए, समझें हम दोनों की क्या हम दोनों क्या चाहते हैं, हम दोनों की क्या फियर्स हैं, और उन्हें एक पार्टनर की तरह जैसे हमने अपनी बाकी रिलेशनशिप्स में किया है, चाहे वो डिफेंस रिलेशनशिप आप देख लीजिए, हमने इस बारे में कितनी बात की हुई है। 20 साल पहले लोग कहते हैं कि यूएस इंडिया में तो डिफेंस कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कोल्ड वॉर क्या क्या था, लेकिन अभी 0 बिलियन से 20 बिलियन पाइपलाइन तक आप पहुंच गए हैं, STA1 स्टेटस, मेजर डिफेंस पार्टनर। तो ये पोटेंशियल है यूएस इंडिया रिलेशनशिप का। अब इसे हम टेक में कैसे लाएं? तो टेक में लाने के लिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हमें एक तरीके से जो भी हो रहा है इंडस्ट्री और पीपल के बीच में, उसे एक एक्सेलरेटेड पुश देना है। तो वो तभी होगा जब हम दोनों की गवर्नमेंट्स आके समझे इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एकेडेमिया को क्या चाहिए, और उसे उसके एफर्ट्स को एड करे, ताकि जो ग्रोथ अभी 10x हो रही है वो 50x हो सके। दूसरा चीज, यूएस इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप बस अपने लिए नहीं रखनी, वो ग्लोब के लिए है। इस समय आप देखें तो ऐसी कई चीजें जिसमें पॉलिसी बहुत वैक्यूम है, चाहे वो ये हो गया कि AI, गुड AI, बैड AI क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग, चाइना क्या क्या कर रहा है जेनेटिक टेस्टिंग में, कई चीजें एथिकल भी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, क्या चीज एस्केलेशन दे सकती है, क्या एस्केलेशन नहीं दे सकती साइबर अटैक्स में, लाइक माइंडेड वेस्टर्न पार्टनर्स का, अलाइड कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। कई गैप्स हैं। क्रिप्टो फ्रेमवर्क, बेसल नॉर्म्स जो आए थे, उसमें यूएस इंडिया को एक लीड लेना चाहिए कि हम लोग जब हम डिजिटल करेंसीज की बात कर रहे हैं तो कंट्रीज उसे कैसे देखें। तो ये सब जो ग्लोबल लीडरशिप की बात है, वो टेक में तो स्पेस भी आता है, स्पेस डेब्री से कैसे डील करें। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसमें यदि यूएस इंडिया और लाइक माइंडेड पार्टनर्स नहीं आएंगे तो बाकी लोग फ्रेमवर्क्स करने लगेंगे, और इसमें तो मतलब फर्स्ट पर्सन एडवांटेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ है, हमें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हमारे जो छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, जो कि बहुत बड़े नहीं हैं, बात यह है कि कोई उसके बारे में ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा और सॉल्व नहीं कर रहा, उससे जल्दी से हम सॉल्व करें। अब आप देख लीजिए इक्वलाइजेशन लेवी कितना बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन करते करते सॉल्व ही हो गया ना। उसी तरह डेटा लोकलाइजेशन, IPR, कई चीज़ें जो हैं वो डायलॉग से सॉल्व हो सकती हैं। बस हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम आके अपने मतभेदों को अच्छी तरह से बात कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कृति, रिसेंटली एक यूएस इंडिया इनिशिएटिव आया था ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जिसमें बेसिकली ये बात चली कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन है उस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो भरोसा भी किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। लार्जली जब इंडिया और अमेरिका का ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन है, इसमें आप क्या समझते हैं, इंडिया की कितनी रिलायंस है अमेरिका के ऊपर, और ये किस तरह का जो कोऑपरेशन है इंडिया और अमेरिका का हो सकता है? और ये काइंडली अगर हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा बताएं कि ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, व्हाट डज़ दिस लार्जली मीन फॉर, और ये इसमें ये किस तरह का जो रिलेशनशिप अभी इमर्ज हो रहा है? मेरे ख्याल से चैलेंजेस इंडिया या यूएस को नहीं है, चैलेंजेस हम दोनों को हैं, जो हमें साथ में निपटने हैं जिनसे। तो आप देख लें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। ये सब वैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम अभी और समझ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे लिथियम आयन बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, EV से रिलेटेड बैटरीज, या फिर आपके सेमीकंडक्टर्स, 50 mm, 100 NM नैनो ट्रांसमीटर्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। और बस ये नहीं, इन टेक्नोलॉजीज़ में जो पदार्थ जाते हैं वो भी, तो जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में कोबाल्ट बहुत यूज़ होता है, तो कोबाल्ट एक रिसोर्स की तरह अब एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक का सप्लाई चेन में एक पदार्थ बनेगा। या फिर आप देख लें जैसे कि निकल, अंडर सी के जो मिनरल्स होते हैं जिनका काफ़ी यूज़ होता है EV मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे वैसी कई तरह के पदार्थ जिन्हें हम रेयर अर्थ्स भी कहते हैं, तो कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में रेयर अर्थ्स का यूज होता है। अब क्या
मामला क्या हुआ है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये चाइना से या ऐसी जगहों से आ रही हैं जहाँ पे एक एक तरीके का डिपेंडेंसी बन गया है यूएस इंडिया और हमारे लाइक माइंडेड पार्टनर्स का। और बहुत सारी मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो अफ्रीका से भी आती हैं। आपको तो पता ही होगा, अफ्रीका बहुत बड़ा रिसोर्स बेल्ट है, वहाँ पे भी चाइना ने बहुत इनरोड्स कर दी हैं। तो यूएस और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, टेक्नोलॉजी से भी पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो यूएस इंडिया की हमें कोई बात ही नहीं कर सकता। इंडियन इंजीनियर्स, यूएस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, इट्स द बिगेस्ट marriage of the minds that can, that can work wonders for not just US and India but global leadership and technology innovation. लेकिन हमें दिक्कत कहाँ पड़ेगी? हमें दिक्कत पड़ेगी सप्लाई चेन में, और उसमें हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से होगा कि यूएस और इंडिया साथ बैठे मैप करें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या क्रिटिकल, उसमें क्या क्या क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स लगते हैं, उनकी सप्लाई चेन्स कहाँ से आती हैं, कहाँ कहाँ चाइना डोमिनेट करता है, और कहाँ कहाँ हम लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कृति, ये बताइएगा कि ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दैट, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? रिसेंटली मैंने देखा था कि शायद जो इंडियन सरकार है वो तकरीबन कुछ 10 अरब डॉलर जो है वो इसमें पंप कर रही है इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो आप क्या समझती हैं कि जो रिसेंटली एक बात भी चली कि जी लेट्स से जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, और कोविड में हमें पता चला कि लेट्स से जी आईफोन अगर इंडिया में बन रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए एक सप्लाई चेन भी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में वेयर डज इंडिया स्टैंड, और इसकी कितनी को वैल्यू, और ये जो इंडिया चाइना डिजिटल हैंडशेक है, इसमें इस चिप मैन्युफैक्चरिंग की क्या इसकी अहमियत है? इंडिया यूएस हैंडशेक चीमा भाई, इंडिया चाइना नहीं। सॉरी सॉरी दे तो देखिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ही पता होगा इस समय सारा जो मतलब घमासान चल रहा है, सब सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, इन्हीं को लेके चल रहा है। इतनी बड़ी शॉर्टेज हो गई है। वैसे ये शॉर्टेज 2023 के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर अभी हम कोविड के ही सप्लाई शॉक से डील कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया में यहाँ क्या रोल है? इंडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। यूएस इंडिया साथ में पूरे के पूरे चिप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा और दूसरा आपको स्ट्रेटेजिक बनना पड़ेगा। तो इंडिया को इस समय मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग पे उतना नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे आप फोकस करें। तो जो पूरा का पूरा जो चिप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले आपको आता है चिप डिजाइन, दूसरा होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा होता है आपका जिसे टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ये सब कहते हैं। इंडिया ऑलरेडी चिप डिजाइन में ग्लोबल लीडर है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी लीडर हैं। तीसरी चीज जो है जिसे हम लोग सैट्स कहते हैं, उसके अंदर ओसैट आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट आता है, एटीएमपी आता है, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग। इसमें भी इंडिया ने काफी इनरोड्स कर दी हैं, और जो हम लोग सप्लाई चेन में काफी वेल प्लेस्ड हैं दूसरे लोगों को रिप्लेस करने में, चाहे वो सिंगापुर, मलेशिया वगैरह हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ आर चीपर लेबर। तो ये दोनों एरिया हमें फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के कुल मिला के 50% हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का। तो आप ये ना करें कि आप अपना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में डाल दें, ये सोचते कि बस मैन्युफैक्चरिंग ही एंड ऑल है। जो आपकी अभी स्ट्रेंथ है उसे प्ले करें और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बनने में आपको समय लगेगा। अभी जो फैब्स के लिए, फाउंड्रीज के लिए जो 10 बिलियन दिए हैं, उसमें प्रॉपर फैब जो बनता है एक मिड साइज, उसी की कीमत 10 बिलियन की होती है, राइट? तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे फैब्स करेंगे, उसमें आप हेल्प करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ही लंबा टाइमलाइन हो जाएगा। चाइना का एग्जांपल देख लीजिए, चाइना ने 50 बिलियन से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 100 बिलियन खर्च किए हैं 2 डेकेड में यहाँ तक पहुंचने में कि इनके पास 16% चिप मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। पहले आप जल्दी से 2-3 साल में, मेरे ख्याल में 5 साल में बहुत इजीली 50% जो सप्लाई चेन है उसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, यदि आप चिप डिजाइन
और टेस्टिंग और पैकेजिंग पे फोकस करें। फिर जब आप ऐसे आपका मोमेंटम बनता रहेगा 5, 6, 7, 10 साल बाद आप फिर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक भी आने में। अच्छा, इसमें कृति ये बताइएगा, मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ इजरायली कंपनियां वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है कर्नाटका में चिप मेकिंग में। अभी रिसेंटली ये जो I2U2 की एक अभी जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अभी थोड़ा दिन पहले जब बाइडेन साहब मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे थे, तो उसमें जो अमारातीज हैं और इजरायलीज हैं वो भी कुछ $300 मिलियन की वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली आप क्या समझती हैं, व्हाई द वर्ल्ड इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया? क्या इंडिया के पास कोई रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, या चीप लेबर है? क्या आप क्या देख रही हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इसको इसको कैसे देख रहे हैं? खासकर इसको जरा I2U2 के लेंस एंड रेफरेंस से भी बताइएगा कि ये हाउ मच इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड इट कैन हेल्प इंडिया, ये जो खासकर गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट है। सो व्हाई द वर्ल्ड बिलीव्स कि इस चीज में हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो चीमा भाई, ये इन्वेस्टमेंट जो इजरायली है वो ज़्यादातर एग्री टेक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक, क्लीन वाटर एंड क्लीन एनर्जी में है, जो कि आप जानते ही होंगे। इजराइल, क्योंकि उनके पास पानी की इतनी किल्लत थी, वो सबसे बड़े एक्सपर्ट बन गए वाटर मैनेजमेंट में। तो वो इंडिया जो है वो एक्सपर्टीज लेगा, और हमारे लिए आते हुए इस दौर में वाटर टेबल जैसे कम हो रही है, हर चीज़ पूरी ग्लोबली ये प्रॉब्लम है, तो वाटर का काफ़ी इशू रहेगा। तो वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, हर कोई इंडिया की तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो वो आपको इंडिया के थ्रू ही मिल सकती है। क्यों? एक मेरा थीसिस है इसमें कि इस समय आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, उनकी सलीके यूके, इजराइल, इन दे उनका हाई बेस ग्रोथ है। उनका जितना ग्रोथ होना था हो चुका है। उनके यहाँ अब जो है पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, रिसोर्स की प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप देखिए यूएस में इंजीनियर्स की कितनी कमी है, स्टेम रिसर्चर्स की कमी है। उससे ज़्यादा चीप लेबर तो एक एलिमेंट है ही। इंडिया में आपको वही चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की, हमारे इंजीनियर्स सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स, कम रिसोर्सेज में, क्योंकि इंडियंस को सिर्फ चीज़ें, हम वो बहुत अच्छा एग्जांपल है ना कि हमने अपना जो है मार्स मिशन जो है एक मूवी से भी कम में कर लिया। तो पैसे बचाने में तो हम साउथ एशियन सबसे आगे हैं ही। दूसरी बात कि जो ग्रोथ है वो अब यही कंट्रीज से आएगी। तो यदि यूएस को ग्रोथ चाहिए तो वो अपने बूते पे नहीं कर सकता, उसे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इंडिया जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जिसके ग्रोथ पे वो कैटअपल्ट कर सकती है। इसीलिए जब मुझे लोग बोलते हैं अरे इंडिया के बैक एंड ऑफिसेज जॉब्स ले जा रहे हैं यूएस से, नहीं, हम आपको ग्रोथ दे रहे हैं। यदि यूएस कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बढ़ रही है इंडिया के फीड से, तो अल्टीमेटली वो यूएस ग्रोथ में रिफ्लेक्टेड होगा ना। तो यदि आपको 2% से 5% एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी जाना है, तो आप किसी और की कंट्री के ग्रोथ पे पिगी बैक करके ही करेंगे। तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ यूएस एंड इंडिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल एक आपसे मैं कृति करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट द यूथ। आप क्या समझती हैं कि जो साउथ एशियन यूथ है, इंडियन यूथ है, उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अमेरिका में इन टर्म्स ऑफ दिस, ये जो बीइंग अ टेक एक्सपर्ट, या इस कोऑपरेशन को आगे लेके जाने में, या इस कोऑपरेशन में ज़्यादा इस फील्ड में ज़्यादा आने में, पर्टिकुलरली आप क्या समझती हैं, क्या स्कोप है इसमें? आप क्योंकि वॉशिंगटन में बैठी हैं, you better understand the market there. नहीं, मेरे ख्याल से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, दे आर चैंपियंस, राइट? दे चैंपियंस ऑफ आवर रिलेशनशिप। यदि आज मैं हूँ, मेरी पूरी परवरिश इंडिया में हुई, मैंने पढ़ाई आधी इंडिया से की, आधी यूएस से की, आज मैं वेल प्लेस्ड हूँ दोनों को समझने में, इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में बात करने में, लेकिन यूएस को भी समझने में, और यहाँ रह के एक यूएस के भी इंटरेस्ट को पैरवी करने के लिए। ताकि देखिए, जब आप लोगों को साथ लाते हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों को ही ना समझे, लेकिन एक लगाव भी है दोनों से, ताकि लोग उसे ट्रस्ट करें, और जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप चैंपियंस। यदि हमें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो हम गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं कर सकते।
पूरी तरह गवर्नमेंट तो जितना कर रही है वो कर ही रही है, उससे ज़्यादा हमें एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बनानी है। और ये ऑलरेडी है, आप देखिए यूएस इंडिया रिलेशनशिप तो पूरी की पूरी ऐसी इमर्ज हुई है। और यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो पूरी रिसर्च आ रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रही हैं, ये सब हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स से ही आएगी। तो इन हमारे जो साउथ एशियन बच्चे हैं, जितना हो सके ग्लोबली जाएं, बस यूएस क्यों, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, और जहां भी वो जाएं वो चैंपियंस बने, ना कि बस अपनी कंट्री के, बट उन दोनों कंट्री की रिलेशनशिप में। और ये देखें कि हमारी जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, कंट्रीज हैं, वो कैसे साथ आ सकते हैं, बस हम दोनों के गुड के लिए नहीं या पर्सनल गुड के लिए, बट की सोशल गुड के लिए, ह्यूमन काइंड के गुड के लिए, एंड ग्लोबल गुड के लिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कृति फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड दिस यूएस इंडिया डिजिटल हैंडशेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, और जितना ज़्यादा इंडिया और अमेरिका दोनों इस पे काम कर रहे हैं, and obviously it will set many future trends. Thank you very much. थैंक यू सो मच चीमा भाई।